नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर महाराष्ट्र बंद का ऐलान, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना ने की घोषणा। जी हां दोस्तों, यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई घटना के विरोध में महाराष्ट्र में 11 तारीख को बंद का आह्वान किया है। यह बंद कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना की तरफ से बुलाया गया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। एक बार फिर रथ पर सवार होंगे अखिलेश यादव, यूपी के 75 जिलों में निकालेंगे समाजवादी विजयी यात्रा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 6 महीने के भीतर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जनसंवाद के लिए 12 अक्टूबर से समाजवादी विजयी यात्रा निकालने की घोषणा की है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अखिलेश यादव की पहली क्रांति यात्रा 31 जुलाई 2002 को शुरू हुई और उसके बाद उन्होंने क्रांति रथ यात्रा समेत कई यात्राएं निकाली। अखिलेश एक बार फिर पूरे यूपी के सभी 75 जिलों में समाजवादी विजयी यात्रा पर निकलेंगे। यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जनता बीजेपी की सरकार से निराश है और यहाँ के किसानों का सम्मान नहीं मिल रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा निकाली जा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता न्याय चाहती है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह समाजवादी पार्टी विजय रथ महिलाओं को सम्मान दिलाने का रथ है। युवा नौजवानों को बड़े बड़े सपने दिखाए गए, लेकिन इस सरकार में नौकरियां चली गई। समाजवादी सरकार की कोशिश होगी कि खत्म हो रही नौकरियों को दोबारा नौजवानों को दिया जाए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। फेस्टिव सीजन से पहले महंगाई का तगड़ा झटका, एलपीजी सिलेंडर के दाम फिर बढ़े। जी हां दोस्तों, त्योहारी सीजन के पहले आम जनता को एक बार फिर महंगाई का तगड़ा झटका लगा है। महीने के पहले हफ्ते ही घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर एक बार फिर महंगा हो गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू गैस की कीमत बढ़ा दी है। बिना सब्सिडी वाले 4.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर के दाम में 15 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर के दाम 884.50 रुपए से बढ़कर 899.50 रुपए हो गए हैं। आपको बता दें दोस्तों, इससे पहले ही दिन तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 43 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की थी। हालांकि उस समय घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाली कंस्ट्रक्शन साइट पर लगेगा 5 लाख रुपए का जुर्माना। जी हां दोस्तों, केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मंगलवार को एडवांस ग्रीन वार रूम और ग्रीन दिल्ली ऐप को लॉन्च किया है। साथ ही प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए 150 हॉट स्पॉट भी चिन्हित किए हैं। अब सरकार ने दिशा में और तेजी से कदम उठाते हुए दिल्ली में आज से 29 अक्टूबर तक एंटी डस्ट अभियान चलाने का फैसला किया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि कंस्ट्रक्शन साइटों पर आज से निर्माण संबंधी 14 नियमों को लागू करना जरूरी है। इसके संबंध में सार्वजनिक नोटिस जारी किया जा चुका है। एंटी डस्ट अभियान के तहत 31 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें डीपीसीसी की 17 और ग्रीन मार्शल की 14 टीमें शामिल है। उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन साइटों पर नियम उल्लंघन होने पर एनजीटी की गाइडलाइंस के मुताबिक 10,000 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकारी निर्माण एजेंसियों के साथ 14 सितंबर को और निजी निर्माण एजेंसियों के साथ 17 सितंबर को बैठक की थी। उस बैठक के अंदर किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर क्या क्या तैयारी करनी है, इसके 14 सूत्रीय एजेंडों पर विचार विमर्श किया गया था। इसके बाद 21-22 सितंबर को सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया कि निर्माण साइटों पर इन 14 नियमों को लागू करना जरूरी है। इसके बाद 2 अक्टूबर को सभी को रिमाइंडर भेजा गया। अब केजरीवाल सरकार ने फैसला लिया है कि टीमें एंटी डस्ट अभियान के तहत जमीन पर जाएगी और निगरानी करेगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। भारत के आधे बच्चे मानसिक रूप से बीमार, हर 7 में से एक डिप्रेशन का है शिकार। जी हां दोस्तों, भारत में हर 7 में से एक किशोर को डिप्रेशन है, लेकिन भारत में बच्चे अपनी मानसिक परेशानियों को लेकर मदद लेने के बारे में नहीं सोचते। डिप्रेशन और दूसरी मानसिक बीमारियों के शिकार आधे में से भी कम बच्चों को लगता है कि उन्हें इलाज की जरूरत है। ये जानकारी यूनिसेफ ने बच्चों की मानसिक सेहत पर जारी रिपोर्ट में दी है।
भारत में 15 से 24 वर्ष के 41% बच्चों ने मानसिक बीमारी के लिए मदद लेने की बात कही, लेकिन 21 देशों में करीब 83% बच्चे इस बात को लेकर जागरूक दिखे कि मानसिक परेशानियों के लिए किसी एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। मानसिक परेशानी के हल के लिए भारतीय किशोर और युवा ही सबसे कम मदद मांगने को लेकर जागरूक दिखे। बाकी देशों में 56 से 95% किशोरों और युवाओं ने माना कि मन की परेशानियों के लिए मदद की जरूरत होती है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 के मुताबिक 15 से 24 वर्ष के 14% युवा डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। जापान और यूटोपिया जैसे देशों में जहां हर 10 में से एक बच्चे को डिप्रेशन है, तो वहीं भारत में हर 7 में से एक बच्चे को डिप्रेशन का शिकार है। 21 देशों के औसत के हिसाब से हर 5 में से एक बच्चा डिप्रेशन का शिकार है। इसी तरह दुनिया भर में 10 से 19 वर्ष के हर 7 में से एक बच्चे को कोई ना कोई घोषित मानसिक परेशानी है, यानी इलाज और जांच के जरिए उसे मानसिक तौर पर बीमार पाया गया है। इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्रिस्ट की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना महामारी के दौर से पहले भी तकरीबन 5 करोड़ बच्चों को कोई ना कोई मानसिक परेशानी रही है और इनमें से तकरीबन 90% ने इलाज करने के बारे में नहीं सोचा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अंधेरे में डूब सकता है देश, बचा है सिर्फ 4 दिन का कोयले का स्टॉक। जी हां दोस्तों, देश कोयले की कमी से जूझ रहा है। इसका देश की ऊर्जा पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकल्प फिलहाल कम ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऊर्जा की खपत या मांग को पूरा करने में कोयला अहम भूमिका अदा करता है। कोयले की कमी का सीधा असर बिजली उत्पादन पर पड़ सकता है। बिजली उत्पादन वाले ऐसे केंद्र जहां पर कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर अब स्टॉक काफी कम बचा है। आपको बता दें कि कोयले की वजह से बिजली संकट केवल भारत के लिए ही परेशानी खड़ी नहीं कर रहा है, बल्कि चीन भी इससे दो चार हो रहा है। आलम यह है कि चीन हर कीमत में इसकी खरीद करने को तत्पर दिखाई दे रहा है। भारत की ही तरह चीन में भी ऊर्जा की जरूरतों के लिए कोयले पर ही निर्भर है। भारत की बात करें तो देश में उत्पादित करीब 70% बिजली कोयले से ही बनती है। एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेता मानते हैं कि देश में कोयले की कमी नहीं है। वर्तमान समस्या की एक बड़ी वजह इसके खनन में आई कमी है। खनन के बाद इसकी साफ सफाई और फिर इसकी केंद्रों को विभिन्न माध्यमों के जरिए ढुलाई की जाती है। इस तरह बार बार इन तीनों जगहों पर समस्या आई है। इसके अलावा बारिश का भी प्रतिकूल असर पड़ा है। आपको बता दें दोस्तों, देश में करीब 135 थर्मल प्लांट्स हैं, जिनमें से करीब 100 ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर कोयले का स्टॉक अब काफी कम बचा है। देश के 13 प्लांट्स में करीब 2 सप्ताह का स्टॉक बचा हुआ है। ऐसे में कोयले की कमी से देश में बिजली संकट पैदा हो सकता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। श्रीलंका में लिट्टे को फिर से खड़ा करने की साजिश। एनआईए ने तमिलनाडु से गिरफ्तार किया एक आतंकी। जी हां दोस्तों, श्रीलंका में लिट्टे को फिर से जिंदा करने की कोशिश हो रही है। एनआईए ने लिट्टे के आतंकी को गिरफ्तार किया है। वे भारत में रहकर पाकिस्तान से श्रीलंका में ड्रग्स और हथियार भिजवाने में जुटा था, जिससे लिट्टे को फिर से जिंदा किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने इसी साल 18 मार्च को केरल में विजिंजम के पास अरब सागर में एक बोट पकड़ी थी। उस बोट में 6 श्रीलंका के नागरिक सवार थे। उनकी तलाशी लेने पर 300 किलो ड्रग्स और 5 AK-47 राइफल और 9 mm पिस्टल की 1000 गोलियां बरामद हुई थी। जहां से पता चला कि वह सभी लोग पाकिस्तान से ड्रग और हथियार की तस्करी करके लिट्टे को फिर जिंदा करने की कोशिश में लगे थे। इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला है कि उनका एक साथी भारत में ही मौजूद है जो उनकी मदद कर रहा है। इसके बाद भारत सरकार ने मामले की जांच एनआईए को सौंप दी, जिससे इसके पीछे शामिल आरोपियों का पता लगाया जा सके। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 21 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार, बनेंगे 60 टेक्सटाइल पार्क। पीएम मित्रा स्कीम को हरी झंडी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में बताया कि बैठक में पीएम मित्र योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना पर करीब 4445 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पीएम मित्र योजना के तहत देश में 7 टेक्सटाइल पार्क बनेंगे और इन टेक्सटाइल पार्कों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 21 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तमिलनाडु, पंजाब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तेलंगाना सरकार ने मित्र पार्क विकसित करने में रुचि दिखाई है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 78 दिन के वेतन के बराबर मिलेगा बोनस। जी हां दोस्तों, दिवाली से पहले रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। रेलवे कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। पिछले साल की तरह इस साल भी रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस की घोषणा की गई है। रेलवे के करीब 11.56 लाख नॉन गेजेटेड कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कैबिनेट बैठक के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट बैठक में 2 विभागों को लेकर फैसला हुआ। वर्षों से प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस रेलवे के नॉन गेजेटेड कर्मचारियों को मिलता है। कैबिनेट बैठक में फैसला किया गया है कि इस साल भी 78 दिन का बोनस रेलवे के नॉन गेजेटेड कर्मचारियों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पर करीब 1985 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। कोरोना वायरस की उल्टी गिनती शुरू, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कही राहत देने वाली बात। जी हां दोस्तों, लगातार 2 वर्षों से सता रहे कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ने से राहत के संकेत मिले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों की संख्या में पिछले सप्ताह गिरावट आई है। वैश्विक स्तर पर मामलों में गिरावट का सिलसिला अगस्त में शुरू हुआ था, जो अभी भी जारी है। महामारी के अपने नए आकलन में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि पिछले सप्ताह कोविड-19 के 31 लाख नए मामले थे, जिनमें 9% की गिरावट दर्ज की गई और लगभग 54,000 मौतें हुई। WHO ने कहा कि यूरोप को छोड़कर दुनिया के सभी क्षेत्रों में मामलों की संख्या में गिरावट आई है। कोविड-19 मामलों में अफ्रीका में लगभग 43%, पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया दोनों में लगभग 20%, अमेरिका और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में 12% की गिरावट आई है। महामारी से मौतों के मामले में सबसे ज्यादा गिरावट अफ्रीका में देखी गई, जहां संख्या में करीब 1/4 की कमी आई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मस्जिद में लाउड स्पीकर के खिलाफ PIL पर सरकार को दिया निर्देश। जी हां दोस्तों, कर्नाटक हाई कोर्ट ने बेंगलुरु सिटी के निवासियों द्वारा दायर एक याचिका पर हलफनामे की मांग की है। मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्तों के भीतर आपत्तियां दर्ज करने को कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश SC शर्मा की पीठ ने मंगलवार को मामले की सुनवाई की। थानी संद्रा मेन रोड स्थित आइकॉन अपार्टमेंट के 32 निवासियों ने लाउड स्पीकर और माइक से हो रहे ध्वनि प्रदूषण को लेकर 16 मस्जिदों के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कहा कि कोर्ट ने मस्जिदों को प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 के तहत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था, जिसमें कहा गया था कि वे तब तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें शोर के अनुसार अधिकारियों से लिखित में सहमति नहीं मिल जाती। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर नहीं आई है तो इसे डिसलाइक करें, क्योंकि दोस्तों आपके द्वारा किया गया लाइक और डिसलाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तर पश्चिम भारत में मानसून वापसी के संकेत, यूपी पंजाब समेत इन राज्यों में बारिश की संभावना। जी हां दोस्तों, उत्तर पश्चिम भारत में मानसून फिर से जल्दी वापस के लिए स्थितियां अनुकूल होती जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 4 दिनों के दौरान ठीक ठाक बारिश की संभावना बनी हुई है। IMD के अनुसार चक्रवाती हवाओं का एक क्षेत्र पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है। एक तरफ रेखा बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बने हुए चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र से तमिलनाडु और केरल होते हुए दक्षिणी पूर्वी अरब सागर तक फैली हुई है। इस दौरान उत्तरी कोंकण तक तमिलनाडु, उत्तरी केरल और तटीय कर्नाटक के हिस्सों में भारी वर्षा का अनुमान जताया गया है। वहीं 10 अक्टूबर 2021 के आसपास उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसका असर तटीय क्षेत्र में दिखाई दे सकता है।
है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के गोल्ड और सिल्वर की प्राइस का। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुमूल्य धातु की कीमतों में गिरावट के अनुरूप राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोना 226 रुपए की गिरावट के साथ 45,618 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 45,844 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं बात करें चांदी की, तो दोस्तों चांदी की कीमत भी 462 रुपए की गिरावट के साथ 59,341 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई, जो कि पिछले कारोबारी सत्र में 59,803 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई थी। बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना हानि के साथ $1746 प्रति औंस पर रहा, जबकि चांदी $22.35 प्रति औंस पर लगभग अपरिवर्तित रही। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यह सरकारी कंपनी सभी कर्मचारियों को 72,500 रुपए का रिवार्ड देगी। 11 अक्टूबर से पहले होगा भुगतान। जी हां दोस्तों, त्योहारी सीजन से पहले सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपने सभी गैर कार्यकारी कैडर वर्कफोर्स के लिए 72,500 रुपए का प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन यानी PLR देने का ऐलान किया है। महारत्न कंपनी ने कहा कि PLR का भुगतान 11 अक्टूबर 2021 तक या इससे पहले किया जाएगा, यानी कर्मचारियों को दशहरे के पहले इनाम मिल जाएगा। कंपनी ने बताया कि कोल इंडिया और उसकी सब्सिडरी सिंगरेनी कोयलरीज कंपनी लिमिटेड के गैर कार्यकारी कैडर कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 72,500 रुपए का PLR दिया जाएगा। सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों तथा कोल इंडिया और SCCL के प्रबंधन के बीच द्विपक्षीय बैठक में यह फैसला किया गया। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। पुरानी कार का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना होगा महंगा, देने पड़ेंगे 8 गुना अधिक रुपए। जी हां दोस्तों, गाड़ी मालकों को अपनी 15 साल पुरानी कार का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए अगले साल अप्रैल से 5,000 रुपए का भुगतान करना होगा, जो वर्तमान दर की तुलना में 8 गुना ज्यादा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पुराने वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र को रिन्यू कराने के लिए एक अधिसूचना जारी की है और ये नया नियम राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति का हिस्सा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 15 साल से ज्यादा पुरानी बस या ट्रक के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र को रिन्यू कराने के लिए 8 गुना ज्यादा भुगतान करना होगा। इस तरह 15 साल से ज्यादा पुरानी कार के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने की फीस मौजूदा 600 रुपए के मुकाबले 5,000 रुपए होगी। पुरानी बाइक के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने के लिए फीस मौजूदा 3,000 रुपए की तुलना में 1,000 रुपए देना होगा। इसके साथ ही 15 साल से ज्यादा पुरानी बस या ट्रक के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र को रिन्यू कराने की फीस 1,500 रुपए से बढ़ाकर 12,500 रुपए कर दी गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोरोना पर पकड़ा गया चीन का झूठ, महामारी के 6 माह पहले खरीदी बड़े पैमाने पर टेस्टिंग किट। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया स्थित साइबर सुरक्षा कंपनी इंटरनेट 2.0 की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन के हुबेई प्रांत में PCR टेस्टिंग किट की खरीद कोविड-19 मामलों की पहली आधिकारिक रिपोर्ट आने से पहले ही बढ़ा दी गई थी। रिपोर्ट के अनुसार निक्केई एशिया ने बताया कि 2019 के दौरान हुबेई प्रांत में PCR परीक्षणों पर लगभग 67.4 मिलियन युआन यानी मौजूदा दौर में $10.5 मिलियन खर्च किए गए थे, जो मई में शुरू होने वाले उछाल के साथ 2018 के कुल परीक्षण से लगभग 2 गुना है। इंटरनेट 2.0 का हवाला देते हुए प्रकाशन ने कहा कि डेटा एक वेबसाइट से एकत्रित किया गया है और उसका विश्लेषण किया गया है, जो चीन में सार्वजनिक खरीद की बोलियों पर जानकारी एकत्रित करता है। निक्की एशिया के अनुसार इस डाटा विश्लेषण टीम में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों की खुफिया एजेंसियों के पूर्व अधिकारी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि PCR टेस्ट के आदेश विश्वविद्यालयों से 2 गुने हो गए, जबकि चीनी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र में यह 5 गुना बढ़ गए और पशु परीक्षण ब्यूरो में यह 10 गुना बढ़ गए। हालांकि इस दौरान अस्पतालों से खरीदारी में 10% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दुनिया भर में वैधता के लिए पाकिस्तान की पैरवी से तालिबान हुआ नाराज। जी हां दोस्तों, तालिबान के अफगानिस्तान पर काबिज होने और वहां अंतरिम सरकार बनाने के बाद से पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उसकी वैधता के लिए पैरवी करने से तालिबान नेतृत्व पाकिस्तान से नाराज है। पाकिस्तान के विगत 15 अगस्त से लगातार अफगानिस्तान की वैधता की पैरवी किया जाना हालांकि काबुल में तालिबान के ऊंचे कद पर आसीन लड़ाकों को रास नहीं आया है। कई तालिबान कमांडरों और नेताओं का मानना है कि दुनिया उन्हें सीधे उनके नजरिए से जाने, ना कि पाकिस्तान की नजर से।
इसलिए तालिबान नेतृत्व में अब साफ कर दिया है कि किसी और देश को अपनी आवाज नहीं बनाना चाहते हैं। आपको बता दें दोस्तों, तालिबानी नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें अपने घरेलू मामलों में कोई बाहरी दखल नहीं चाहिए। तालिबानी नेता ने पाकिस्तान या इमरान खान से विश्व के सामने अफगानिस्तान की पैरवी करने या जिम्मेदारी लेने का विरोध किया है। एक तालिबानी नेता ने कहा है कि उनका नेतृत्व बातचीत के लिए तत्पर है। वह किसी भी देश से जुड़ाव रखने और विश्व के सामने अपने वजूद को साबित करने के लिए भी रजामंद है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।